हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम्योपैथी केयर। मैं डॉक्टर ज्योति आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ शॉक इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपोटेंशन एंड हाइपोपरफ्यूजन। हाइपोटेंशन is an acute reduction of effective circulatory blood volume, and then hypoperfusion is inadequate perfusion of cells and tissue. इनिशियल या प्राइमरी शॉक जो होता है, जो ये वर्ड होता है, इसमें विनाइंग वेसोवेगल अटैक होता है जिसके वजह से सडन रिडक्शन ऑफ वेनस रिटर्न टू द हार्ट में कॉज्ड बाय न्यूरोजेनिक वेसोडाइलेटेशन एंड कंसिक्वेंसेस पेरिफेरल पुलिंग ऑफ द ब्लड इमीडिएटली ट्रॉमा की वजह से या सीवियर पेन या इमोशनल ओवर रिएक्शन की वजह से ड्यू टू फियर सॉरो या कोई सरप्राइज़ की वजह से या हो सकता है बैड न्यूज़ की वजह से हो सकता है। जो क्लिनिकली सिम्टम्स आएंगे वो देखा जाएगा कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है या वीकनेस, सिंकिंग सेंसेशन, पेल, कोल्ड, क्लमी लिम्स हो सकते हैं, वीक एंड रैपिड पल्स हो सकती है, हाइपोटेंशन हो सकता है। एंड देन ट्रू सेकेंडरी शॉक जो होता है वो सर्कुलेटरी इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एट द सेलुलर लेवल या आल्सो कॉल्ड आउट सर्कुलेटरी शॉक जिसे बोलते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द इटियोलॉजी, 4 टाइप्स के शॉक होते हैं: हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक एंड अदर टाइप के शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक को हेमोरेजिक शॉक भी बोलते हैं। दिस इज़ फ्रॉम द शॉक रिजल्ट फ्रॉम इनएडिक्वेट सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम बाई वेरियस इटियोलॉजी फैक्टर्स, मे बी आइदर फ्रॉम लॉस ऑफ द रेड सेल मासेज हो गए, प्लाज्मा हो गया ड्यू टू हैमरेज की वजह से, या फ्रॉम द लॉस ऑफ द प्लाज्मा वॉल्यूम एलोन। एंड देन पैथोलॉजी ऑफ द hypovolemic shock या hemorrhagic shock. Hypovolemic shock from inadequate circulatory blood volume due to various causes, from loss of the internal blood volumes हो सकते हैं, red mass cells due to hemorrhage की वजह से. It's also called the hemorrhagic shock and major effect due to decreased cardiac output and low intracardiac pressures. जो क्लिनिकल सिम्टम्स होंगे डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ द ब्लड वॉल्यूम लॉस पे डिपेंड करेगा। अकॉर्डिंगली हेमोरेजिक शॉक इज़ डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट इज़ द 1 लीटर ब्लड लॉस इज़ कंपेंसेटेड एंड सेकेंड इज़ द 1 to 1.5 लीटर इज़ माइल्ड शॉक एंड थर्ड इज़ द 1.5 लीटर to 2 liters moderate shock and fourth is the more than 2 liters blood loss in severe shock. Patient going to severe shock. Major clinical features are increased heart rate, tachycardia are presented, and low blood pressure, hypotension, urinary output is decreases, oliguria and anuria are present. Alternation in mental state like confusion, lethargy, agitation, drowsiness are present. And second is the cardiogenic shock, acute circulatory failure with sudden fall in cardiac output या cardiac output sudden fall हो जाना, कम हो जाना due to वेरियस टाइप ऑफ रीज़न लाइक वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, या कोई हार्ट की डिजीज़ हो सकती है, या फिर एक्चुअली रिडक्शन हो जाता है ब्लड वॉल्यूम की वजह से। ये कार्डियोजेनिक शॉक में ये रीज़न हो सकते हैं। अब पैथोलॉजी ऑफ द कार्डियोजेनिक शॉक होता है जिसकी वजह से सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकल डिस्फंक्शन होने की वजह से सच एज देखा जाता है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शंस हो सकता है, और डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हो सकता है, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन हो सकता है, मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड या पल्मोनरी वेस्कुलर बेड इनटू पल्मोनरी इंटरस्टिशियल स्पेसेस में इडिमा हो सकता है, या एल्वेलाई पल्मोनरी इडिमा होने की वजह से जो हार्ट का आउटपुट हो वो कम हो जाता है, जिसके वजह से पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में जाता है। एंड पैथोजेनेसिस ऑफ द सेप्टिक शॉक, सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या सेप्टिसीमिया ड्यू टू सेप्टिक शॉक, result of gram negative septicemia are called endotoxic shock, and less often from gram positive septicemia are exotoxic shock.
एंड ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया वो एंटर होते हैं बॉडी में फ्रॉम द जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू, या एलिमेंट्री ट्रैक्ट या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्किन हो सकता है। एंड ऑफन साथ में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी सेम ट्रैक से एंटर होते हैं बॉडी में। एंड देन सेप्टिक शॉक, देयर इम्यून सिस्टम एक्टिवेशंस एंड severe systemic inflammation response to infection as follow: activation of the macrophages monocytes and activation of the other inflammatory cells. Activation of the macrophages monocytes, lysine of gram negative bacteria lysed endotoxin, a lipopolysaccharides into circulations and bind to lipopolysaccharides binding protein, and ये कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको लाइपोसैकेराइड्स एंड लाइपोसैकेराइड्स बाइंडिंग प्रोटीन मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, बाइंड करता है CD4 सेल्स को, और उसके सरफेस एरिया पे मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस आर प्रेजेंट होते जो स्टिमुलेट करते हैं इलेबोरेट प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस को एंड इंटरल्यूकिन्स फर्स्ट को, ठीक है, एक्टिवेट करती हैं, जो अल्टरनेटिंग एंडोथेलियम सेल्स एडहेसिवनेस होता है एंड प्रमोट करती है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस को। एंड सेकेंड इज़ द एक्टिवेशन ऑफ द अदर इन्फ्लामेटरी सेल्स, लाइक एक्टिवेशन करेगी कॉम्प्लीमेंट पाथवे को, मास्ट सेल्स को एक्टिवेट करेगी, एंड एक्टिवेट करेगी कोगुलेशन सिस्टम को एंड काइनिन सिस्टम को एक्टिवेट करेगी वहाँ की इन्फ्लामेटरी सेल्स, वहाँ पे इन्फ्लामेशन की वजह से। अदर टाइप्स ऑफ शॉक इज़ द ट्रोमेटिक शॉक्स रिजल्ट फ्रॉम ट्रॉमा, या इनिशियली कोई ड्यू टू हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से या हैमरेज की वजह से ट्रोमेटिक शॉक में पेशेंट जाता है। इसमें लॉस होता है प्लाज्मा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मात्रा में इनटू द इंटरस्टिशियल या इंजुरी टिश्यू से, ठीक है। एंड देन न्यूरोजेनिक शॉक रिजल्ट फ्रॉम कॉज ऑफ द इंटरप्शन ऑफ द सिंपैथेटिक मोटर वैसोमोटर सप्लाई। एंड देन hypoadrenal shock occur from the unknown adrenal insufficiency which the patient fail to respond normally the stress of trauma या surgery illness. Pathogenesis of the shock. In general, all forms of shock involve following three derangements. First is the reduction effective circulating blood volume. Second is the reduced supply of oxygen to the cells and tissues, result in anoxia. And third is the inflammatory mediators and toxins released from the shock induced cell injury. जब रिड्यूस होता है सर्कुलेशन में अपने ब्लड वॉल्यूम का लॉस होने की वजह से, तो या तो एक्चुअली लॉस होता है ब्लड वॉल्यूम अपना जिसके वजह से पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जाता है, या तो कार्डियक आउटपुट लॉस होने की वजह से विदाउट एक्चुअल लॉस ऑफ द नॉर्मल वॉल्यूम, तो उसके वजह से क्या होता है पेशेंट कार्डियोजेनिक या सेप्टिक शॉक में जाता है। अब इम्पेयर्ड टिश्यू ऑक्सीजनेशन, प्रॉपर मात्रा में या जितना हम ऑक्सीजन की नीड्स होती है टिश्यू सेल्स में उतना ऑक्सीजन सप्लाई ना हो पाना एनी ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से या कुछ अदर कॉजेस की वजह से, जैसे फॉलोइंग रिडक्शन इन द इफेक्टिव सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम फ्रॉम आइदर ऑफ द अबव टू मैकेनिज्म. First, there is a decreased venous return of the heart resulting decreased cardiac output, and second is the cause reduced blood supply of oxygen to the organs or tissue. Hence, जिसकी वजह से वहाँ पे टिश्यू एनेक्सिया होती है, विच से टू सेल इंजरी भी हो सकती है. रिलीज ऑफ द इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स, सेल इंजरी होने की वजह से वहाँ पे इनिट इम्यूनिटी जो बॉडी की वो एक्टिवेट करेगी डिफेंस मैकेनिज्म, कॉज रिलीज़ करेगी वहाँ पे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स को, जैसे कि मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस हो सकते हैं, साइटोकाइंस हो सकते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा हो सकता है, इंटरन्यूकिन्स फर्स्ट हो जाता है. ठीक है, ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एक्टिवेशन की वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेटरी सेल्स, प्रो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज़ होंगे बिकॉज ऑफ सेल इंजुरी के वजह से. अब स्टेजेस ऑफ द शॉक. फर्स्ट स्टेज इज कंपेंसेटिंग, जो नॉन प्रोग्रेसिव या इनिशियल रिवर्सिबल स्टेज बोलते हैं शॉक की. सेकंड इज़ द प्रोग्रेसिव डिकम्पेंसेटेड शॉक की स्टेज बोलेंगे, एंड थर्ड इज़ द इरिवर्सिबल डिकम्पेंसेटेड शॉक.
इन अर्ली स्टेजेज ऑफ द शॉक में हम देखते हैं कि एडिक्वेट सेरेब्रल या कोरोनरी ब्लड सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड वाइटल ऑर्गन्स में जैसे कि ब्रेन और हार्ट में प्रॉपरली सप्लाई ना करने की वजह से, या एडिक्वेट परफ्यूजन एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह, जिसके वजह से क्या होगा, जब वहाँ पे ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुँच पाएगी तो एक्टिवेशन होगा वेरियस न्यूरो हार्मोनल मैकेनिज्म। फर्स्ट होगा वाइड स्प्रेड vasoconstrictions एंड सेकेंड इज द फ्लूइड कंजर्वेशन बाय द किडनी एंड थर्ड इज द स्टिमुलेशन ऑफ द एड्रिनल मेडुला। जिस टाइम पे हाइपोटेंशन एंड टिश्यू एनेक्सिया होता है उस टाइम पे न्यूरो हार्मोनल फैक्टर्स इन एक्टिवेटेड होते हैं, जैसे कि वैरो रिसेप्टर हो गया हमारे बॉडी में, कीमो रिसेप्टर, कैटाकोलामाइन, रेनिन, एंजियोटेंसिन सेकेंड, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट होंगी। एक्टिवेट होने की वजह से वहाँ पे वैसोकंस्ट्रिक्शन, पर्टिकुलरली जो वेसल्स होती है स्किन की या विसरल एब्डोमिनल विसरा की होती है, वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज, पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से वो इंक्रीज़ क्या करती है, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेगी, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि वहाँ पे हाइपोटेंशन हो रहा है। तो वो इन सेप्टिक शॉक में अगर देखा जाए तो इनिशियली वेसो डायलिटेशन फॉलो बाय वेसो कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एंड सेप्टिक शॉक में देखा जाए, सीवियर सेप्टिक शॉक में देर इज इलेवेटेड क्या करेगी, लेवल ऑफ द थ्रोम्बोक्सिन A2 को इलेवेट करेगी। वहाँ पे जो थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है वो इफ़ेक्ट करेगा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शंस पे एंड ऑगमेंट करेगा, कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करेगा और अदर सिंपैथेटिक मैकेनिज्म को भी मेंटेन करेगा, जैसे कि क्यूटेनियस वैसोकंस्ट्रिक्शन जो रिस्पॉन्सिबल कर रहा था कूल पेल स्किन को इनिशियल स्टेजेस में, उसको मेंटेन करेगा। अब वहाँ पे फ्लूइड कंजर्वेशन होगा, बहुत ज़्यादा फ्लूइड हमारे बॉडी से जो लॉस हो रहा था, हमारा इंटरनल ब्लड वॉल्यूम्स हो गया और स्वेट के थ्रू हमारा बॉडी का जो फ्लूइड होगा वो कम हो रहा था, तो उसको मेंटेन करेगा। फ्लूइड कंजर्वेशन किसके थ्रू होगा, बाय किडनी के थ्रू होगा। एक तो रिलीज़ करेगा एल्डोस्टेरोन फ्रॉम हाइपोक्सिक किडनी बाय एक्टिवेशन ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म को वो रिलीज़ करेगी एंड रिलीज़ करेगी ADH को, जो डिक्रीज़ करेगा इफेक्टिव सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज़ करेगा और किडनी के थ्रू क्या होगा, रिड्यूस होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम करेगा ड्यू टू आर्टेरियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, और शिफ्ट करेगा टिश्यू फ्लूइड को इनटू प्लाज्मा में ड्यू टू लोअर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हाइपोटेंशन की वजह से, एंड स्टिमुलेट करेगी एड्रिनल मेडुला को जो रिस्पॉन्सिबल हो रहा है लो कार्डियक आउटपुट को, एंड एड्रिनल जो मेडुला वो स्टिमुलेट करेगी, रिलीज़ करेगी एक्सेस में कैटाकोलामाइन को जो इंक्रीज़ करेगी हार्ट रेट को एंड ट्राई करेगी कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए, जो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो रहा था उसको मेंटेन करने के लिए वहाँ पे कैटाकोलामाइन वहाँ पे वर्क करेगा। एंड सेकेंड स्टेज देखा जा रहा है प्रोग्रेसिव या डिकम्पेंसेटेड शॉक की स्टेजेस में, जिसमें पल्मोनरी हाइपोपरफ्यूजन होता है एंड सेकेंड इज़ द टिश्यू इस्चीमिया होता है। जो रिस्क फैक्टर होता है, स्ट्रेस होता है, वो कंटिन्यू प्रोग्रेस कर रहा है। जहाँ पे पल्मोनरी हाइपोपरफ्यूजन देखेंगे वहाँ पे शॉक की कंडीशन वर्स हो रही है, बढ़ती जा रही है, टिश्यू टेंशन बढ़ता जा रहा है, तो जिसकी वजह से इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से वहाँ पे टैकीकार्डिया और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में देखेंगे। अब टिश्यू इस्चीमिया में देखते हैं, जो इम्पेयर टिश्यू परफ्यूजन होता है वो कॉज क्या करेगा, मेटाबॉलिक लैक्टिक एसिडोसिस। जो लैक्टिक एसिडोसिस होता है वो हमारे लोअर करता है टिश्यू पीएच को एंड टर्न वैसोमोटर रिस्पॉन्स को इनइफेक्टिव करता है, जिसकी वजह से वैसो डायलिटेशन होगा और पेरिफेरल पुलिंग ऑफ द ब्लड होगा, और क्लिनिकल स्टेज में देखा जाए तो डेवलप होगा कन्फ्यूजन एंड वर्सनिंग ऑफ द रेनल फंक्शंस, ज़्यादा वर्स होना शुरू हो जाएगा। इरिवर्सिबल डिकम्पेंसेटेड शॉक में देखा जा रहा है कि एक सीवियर टाइप का कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होगा। यहाँ पे जो शॉक की कंडीशन है वहाँ पे रिकवरी ईजिली नहीं होगी, इसीलिए इसको इरिवर्सिबल शॉक या कॉल्ड डिकम्पेंसेटेड इरिवर्सिबल शॉक बोलते हैं, क्योंकि इट्स इफेक्ट ड्यू टू वाइड स्प्रेड सेल इंजुरी की वजह से, जिसमें सिम्टम हम देखें कि प्रोग्रेसिव वैसोडायलिटेशन कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है आर्टरीज़ का, वेन्स का,
इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ रही है, एनोक्सिया, डैमेज टू द टिश्यू, रिलीज प्रो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स, जैसे कि वहाँ पे कॉज क्या कर रहे हैं, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। एंड मायोकार्डियल डिप्रेजेंट फैक्टर्स जैसे कि प्रोग्रेस कर रहे हैं फॉल इन द ब्लड प्रेशर्स एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द मायोकार्डियम, कॉज जिसके वजह से कोरोनरी इनसफिशिएंसी हो रही है, कोरोनरी इस्चीमिया हो रहा है ड्यू टू रिलीज ऑफ द मायोकार्डियल डिप्रेजेंट फैक्टर की वजह से वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ पे डिप्रेशन ऑफ द कार्डियक फंक्शन में डिप्रेशन एक्टिविटी कम हो रही है, रिड्यूस कार्डियक आउटपुट हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है ब्लड फ्लो वहाँ पे। वर्सनिंग पल्मोनरी हाइपोपरफ्यूजन वहाँ पे बढ़ता जा रहा है, तो जिसके वजह से वहाँ पे क्या हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है और पेशेंट को आगे वाली कंडीशंस में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी हो सकता है। एनोक्सिया डैमेज टू हार्ट, किडनी एंड ब्रेन की सेल्स को डैमेज, बहुत ज़्यादा वास्ट चेंजेस वहाँ पे हो सकता है, जैसे कि प्रोग्रेसिव टिश्यू एनोक्सिया प्रोग्रेस करता जाएगा, जिसके वजह से सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा जो आगे जाके एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस को अफेक्ट करेगा। एंड रिलीज़ होगा प्रो इन्फ्लामेटरी जो साइटोकाइंस होंगे वो वहाँ पे अदर इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स आर बहुत ज़्यादा रिलीज़ होंगे, फ्री रेडिकल्स आर रिलीज़ होंगे। हाईली जो स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जैसे मायोकार्डियम की, प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स ऑफ द किडनी की, न्यूरॉन्स की जो सेल्स होती हैं सीएनएस से रिलीज़ होंगे, उनमें क्या होगा, धीरे धीरे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, एटीपी जनरेशन होगा, देयर आर इस्चीमिक सेल डेथ होना शुरू हो जाएगा, टिश्यूज़ के डेथ होना शुरू हो जाएंगे, हाइपरकोगुलेबिलिटी होगी ब्लड की। एंड देन दिस स्टेज में जो पेशेंट हैज़ फीचर्स ऑफ द कोमा एंड वर्स द हार्ट फंक्शन, प्रोग्रेसिव रिनल फेलियर ड्यू टू एक्चुअल ट्यूबुलर नेक्रोसिस की वजह से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।